राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। आज उत्तराखंड राज्य की स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि यदि विधायक सेवा भाव के साथ निरंतर जनता की समस्याओं के समाधान और उनके कल्याण के लिए कार्य करते रहेंगे तो जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच विश्वास का रिश्ता और मजबूत होगा। उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों और महिलाओं के योगदान को याद किया और कहा कि सभी विधायकों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोकतंत्र को सशक्त बनाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता का विश्वास बनाए रखना विधायकों का सौभाग्य और कर्तव्य है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर लोकतंत्र के इस मंदिर में विधानसभा के विशेष सत्रों में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यहाँ के जनमानसीय आकांक्षा अनुरूप बेहतर प्रशासन और संतुलित विकास की दृष्टि से वर्ष 2000 के नवंबर महीने में इस राज्य की स्थापना की थी। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि विगत 25 वर्षों की यात्रा के दौरान उत्तराखंड के लोगों ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्य हासिल किए। पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्रों में राज्य ने सराहनीय प्रगति की। डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्रों में भी विकास हुआ है। विकास के समग्र प्रयास के बल पर राज्य ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेज के कई मानकों पर सुधार हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि राज्यों में साक्षरता बढ़ी है, महिलाओं की शिक्षा में विस्तार हुआ है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर भी कमी आई है तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने में प्रयास किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की मैं विशेष सराहना करती हूँ। महिला सशक्तिकरण के प्रयासों से सुशीला बलूनी, विछेंद्र पाल, गौरा देवी, राधा भट्ट और वंदना कटारिया जैसे असाधारण महिलाएं की गौरवशाली परंपरा आगे बढ़ेगी। ऋतुखंडली भूषण की राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष नियुक्ति करके उत्तराखंड विधानसभा ने अपना गौरव बढ़ाया है। मैं चाहूँगी कि सभी हितधारकों के सक्रिय प्रयास से उत्तराखंड विधानसभा में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। उत्तराखंड की इस देवभूमि से आध्यात्म और शौर्य की परंपराएं प्रवाहित होती रही है। भारत का ये पवित्र भूखंड अनेक ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली रही है। कुमान रेजिमेंट तथा गढ़वाल रेजिमेंट के नाम से ही यहाँ की शौर्य परंपरा का परिचय मिलता है। यहाँ के युवाओं में भारतीय सेवा में सेवा करके मातृभूमि की रक्षा करने के प्रति उत्साह दिखाई देती है। उत्तराखंड की ये शौर्य परंपरा सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है। भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को शक्ति प्रदान करने में उत्तराखंड के अनेक जनसेवकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के निर्माण हेतु संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत प्रावधान किया है। संविधान निर्माताओं के नीति निर्देश के अनुरूप समान नागरिक संहिता विधेयक लागू करने से जुड़े उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों की मैं सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि उत्तराखंड विधानसभा में 550 से अधिक, जो अध्यक्ष महोदय भी उल्लेख कर रही थी कि अधिक विधेयक पारित किया गया है। उन विधेयकों में उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक, उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था विधेयक तथा नकल विरोधी विधेयक शामिल है। पारदर्शिता, नैतिकता और सामाजिक न्याय से प्रेरित ऐसे विधायकों को पारित करने के लिए मैं अतीत और वर्तमान के सभी विधायकों की सराहना करता हूँ। यहाँ के युवा
ऊर्जावान है, महिलाओं भी पीछे नहीं है। मैं उत्तराखंड के सभी निवासियों के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपये का रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य देश में प्राइवेट सेक्टर लेड R&D इकोसिस्टम को मजबूत करना है। यह कॉन्क्लेव 3 से 5 नवंबर तक आयोजित होगा, जिसमें एकेडेमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के 3000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम साइंस, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, बायो मैन्युफैक्चरिंग और इमर्जिंग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज सहित 11 प्रमुख विषयों पर चर्चा होगी। साथियों, कल भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी अपना परचम लहराया है। कल भारत के वैज्ञानिकों ने भारत की सबसे हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को इसरो की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भी साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ा दिन है। 21वीं सदी के इस समय में बहुत आवश्यकता थी कि इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर मंथन के लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट एक साथ जुटे और वो मिलकर के दिशा दिखाएं। इसी आवश्यकता ने एक विचार को जन्म दिया और इसी विचार से इस कॉन्क्लेव का विजन बना। मुझे खुशी है कि आज वो विजन इस कॉन्क्लेव के रूप में शेप ले रहा है। कई मंत्रालय, प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स इस प्रयास में एक साथ है। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि आज हमारे बीच एक नोबेल लॉरिएट भी मौजूद है। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपको इस कॉन्क्लेव के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, 21वीं सेंचुरी का यह दौर सबसे अभूतपूर्व बदलावों का दौर है। आज ग्लोबल ऑर्डर में हम एक नए शिफ्ट को विटनेस कर रहे हैं। बदलाव की एक गति लीनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल है। इस सोच के साथ आज भारत इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़े इन सभी एस्पेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, उस पर निरंतर फोकस कर रहा है। अब जैसे एक उदाहरण है रिसर्च फंडिंग का। आप सब जय जवान जय किसान के विजन से लंबे अरसे से परिचित रहे हैं। रिसर्च और फोकस करते हुए हमने उसमें जय विज्ञान और जय अनुसंधान भी जोड़ा है। हमने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है ताकि हमारी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च और इनोवेशन को स्केल अप किया जा सके। इसके साथ साथ हमने रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम भी शुरू की है और इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि तय की गई है।
ये 1 लाख करोड़ रुपया आपके लिए है, आपका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए है, आपके लिए अवसर के नए द्वार खोलने के लिए है। हमारा प्रयास है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। पहली बार हाई रिस्क और हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल भी उपलब्ध कराई जा रही है। मुझे पूरा भरोसा है ये कॉन्क्लेव भारत की इनोवेशन जर्नी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। आपको एक बार फिर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जय विज्ञान, जय अनुसंधान। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीतामढ़ी के बेलसंड में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनडीए शासन में बिहार से जंगल राज खत्म हो चुका है और राज्य अब इंफ्रास्ट्रक्चर व इनोवेशन के साथ विकास के नए रिकॉर्ड बना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया कि जिस दिन सीतामढ़ी में सीता माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसी दिन सीतामढ़ी से अयोध्या तक वंदे भारत ट्रेन शुरू कर दी जाएगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में न नेता है न नीति, और राहुल गांधी पर छठी मैया के अपमान का आरोप लगाया। ये सीतामढ़ी में जो मंदिर बनने जा रहा है, वो मंदिर ये सिर्फ सीता माता का मंदिर नहीं है, ये पूरे मिथिलांचल का आध्यात्मिक और आर्थिक उन्नति का केंद्र बनना। मिथिलावासियों, ये माता सीता के जन्म स्थान के मंदिर के साथ ही इस क्षेत्र की समृद्धि की शुरुआत भी होने वाली है। इसका प्रतीक हमारी रीगा की चीनी मिल है। मैं रीगा में वादा कर गया था कि नेपाल की बॉर्डर पर ये रीगा की मिल को हम चालू करेंगे। आज रीगा शुगर मिल चालू हो गया है, चालू हो। और आज मैं कहकर जाता हूं, बिहार में जितनी भी शुगर मिलें बंद पड़ी है, वो सभी शुगर मिलों को 2.5 साल के अंदर भारत सरकार का सहकारिता विभाग फिर से चालू कर गन्ना किसानों के लिए समृद्धि के द्वार खोले। ये रीगा शुगर मिल से हमारे 30,000 से ज्यादा युवाओं को, किसानों को अपने खेत से घर में समृद्धि लाने का रास्ता खुलने वाला है। भाइयों बहनों, आप 11 तारीख को मतदान करने वाले हो। 11 तारीख को आपका मतदान किसी को विधायक बनाने के लिए, किसी को मंत्री बनाने के लिए नहीं करना है। 11 तारीख का चुनाव बिहार को फिर से जंगल राज से बचाने के लिए करना है। नीतीश कुमार जी ने 20 साल में बिहार का कानून और व्यवस्था का स्थिति सुधार कर बिहार को समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। और 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर रोड, रास्ता, गंगा जी पर पुल, 4 एयरपोर्ट, कई सारे कारखाने, बरौनी का फर्टिलाइजर कारखाना, पूरा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, ये सारा बिहार में चालू किया। और आने वाले दिनों में बिहार को समृद्धि के रास्ते पर ले जाएंगे। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने पूरे बिहार को जंगल राज से मुक्ति दी। हमने परिवारवाद को समाप्त कर दिया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जो लोग अपने बेटा बेटी को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, वो लोग बिहार के युवा का भला कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं। बिहार के युवा का भला
नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। नीतीश कुमार, मुझे बताओ रीगा वालों, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए को बिहार की मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? एक घुसपैठिया हमारे गरीबों का अनाज में बंटवारा कराता है, युवाओं की रोजगारी छीनता है, और जो बांग्लादेश से यहां आए हैं उनको बिहार का सीएम कौन होगा इसका वोट देने का अधिकार नहीं है। अंत में मैं इतना ही कहने आया हूं, रीगा वालों, 11 तारीख को पहले मतदान करना है और फिर जलपान करना है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अरे जोर से बोलो, आ रही है ना? हमारे तीनों प्रत्याशियों को बड़े बहुमत से जिताना है, जिताओगे क्या? अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिहार के दरभंगा जिले में स्थित केवटी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर पार्टी प्रत्याशी मुरारी मोहन झा के लिए वोट मांगते हुए सीएम योगी ने बिहार सरकार के द्वारा किए गए विभिन्न विकास कार्यों की चर्चा की और कहा कि भगवान राम के स्थान और माता जानकी के स्थान को जोड़ने के लिए राम जानकी मार्ग का कार्य तेजी से चल रहा है। बहनों और भाइयों, माता जानकी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी मिथिला वासियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, याद करिए 5 वर्ष पहले जब मैं यहां पर श्री मुरारी मोहन झा के प्रचार के लिए आया था, तब मैंने कहा था कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। और बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में राम मंदिर बन करके खड़ा हो गया है, रामलला विराजमान हो गए हैं। और रामलला अगर अयोध्या में विराजमान होंगे तो मिथिला की धरती में मां जानकी भी विराजमान होंगी, और मां जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण अब सीतामढ़ी में डबल इंजन की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, यही होता है अच्छी सरकार चुनने का फायदा। अच्छी सरकार चुनते हैं, अच्छे परिणाम आते हैं, अच्छा ही होता है। आप देखो ना कि आपकी आस्था का भी सम्मान किया, मां जानकी का मंदिर यहां बन रहा है, और उत्तर प्रदेश में भगवान रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। और अब दोनों को जोड़ने के लिए राम जानकी मार्ग का निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। बहनों और भाइयों, 2005 के पहले जब हम लोग आते थे, अयोध्या से दरभंगा आने में हमें 16 घंटे लगते थे, 16 घंटे। और आज मुझे लखनऊ से दरभंगा आने में मात्र 45 मिनट लगे हैं, 45 मिनट। यह है डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड। और यहां की पहचान मोदी जी ने
मखाना बोर्ड बना करके मिथिला की धरा को, दरभंगा की धरा को एक बार फिर से सम्मानित करने का काम किया है। बहनों और भाइयों, यहां के लाख की चूड़ियों को एक नई पहचान दिलाने के लिए भी ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज बिहार में क्या नहीं है? सड़क की बेहतर कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, दरभंगा का एयरपोर्ट चालू हो चुका है। कितना अच्छा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। और यही नहीं, अब तो बिहार में इनलैंड वाटरवे यानी जलमार्ग हल्दिया से पटना होते हुए और वह सीधे अयोध्या को जोड़ रहा है, अयोध्या से प्रयागराज को जोड़ रहा है। यानी बिहार को भी, बंगाल को भी और उत्तर प्रदेश को भी एक साथ मोदी जी ने जल मार्ग के माध्यम से भी जोड़ दिया है। बहनों और भाइयों, यहां पर आप फिर से एनडीए के प्रत्याशी श्री मदन मुरारी झा को विजयी बनाइए। किसी भी ऐसे तत्व को मत घुसने दीजिए जो घुसपैठियों को प्रश्रय दे, अराजकता को जन्म दे, पर्व और त्योहारों में मिथिला की संस्कृति को अपमानित करने का काम करे। हमें फिर से अयोध्या और मिथिला को जोड़ करके राम राज्य की अवधारणा को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना है। और राम राज्य की अवधारणा ये तभी आएगी जब बिहार में एनडीए की सरकार आएगी और एकजुट होकर के एनडीए के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के श्री मुरारी मोहन झा को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजना है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोनाबरसा में एक विशाल सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। उन्होंने सभा को कहा कि बिहार में आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए भटक रहे हैं और सरकार जनता की आवाज सुनने में विफल रही है। गांधी ने युवाओं और महिलाओं से सीधे संवाद किया और आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी विकास कामगारों की ओर प्राथमिकता देगी। उन्होंने विपक्षी दलों की नीतियों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि बदलाव की बयार अब यहाँ से उठ रही है। देखिए, जो भाजपा की सरकार है और जो एनडीए की सरकार यहाँ बिहार में चल रही है, वो आज आपके वोट को खतरे में डाल रही है। वही जो मूल अधिकार है आपका, जिससे ये देश बनता है, जिससे सरकारें बनती बिगड़ती हैं, उसको खत्म करने की साजिश करते हैं। आपने वोट चोरी के बारे में सुना है? सुना है कि नहीं? सुना है ना? 65 लाख नाम काटे हैं बिहार में से। आपको हमेशा ये समझना चाहिए कि जो नेता आपके भविष्य के बारे में, आपके वर्तमान के बारे में बात कर रहा है, वो नेता सही है। जो नेता, जो राजनीतिक दल जिसकी विचारधारा आपके संघर्ष को समझ रही है, वही विचारधारा ठीक है। आज आपकी परिस्थिति क्या है, मुझसे अच्छी तरह आप जानते हैं। आज बिहार में 20 सालों से एक ही सरकार चल रही है और ये सरकार जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे बिहार से चली ही नहीं। यहाँ के जो उद्योग कांग्रेस के जमाने में लगाए गए थे, उनको अगर ठीक से चलाया जाता तो कितना यहाँ पे कितनी प्रगति होती, कितना विकास होता। तो अब मन बना लो, कांग्रेस पार्टी और जो महागठबंधन है, उन्होंने कई चीजें तय की हैं कि हमारी सरकार आएगी तो आपके लिए क्या क्या हम करेंगे। देखिए, जो युवा यहाँ खड़े हैं बेरोजगार, आप जब परीक्षा देते हो नौकरियों के लिए
तो आपकी जो परीक्षा की फीस है उसे हम रद्द करने जा रहे हैं। परीक्षा का जो केंद्र है जहां परीक्षा देने जाओगे वहां तक आने जाने का जो खर्चा है वो आपको दिया जाएगा, मुफ्त यात्रा होगी आपकी। एक जॉब कैलेंडर बनेगा। जॉब कैलेंडर का मतलब जिस दिन आपकी परीक्षा होगी, जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपकी नियुक्तियां होंगी, वो सब चीजें जॉब कैलेंडर पे हम लगा के हम सारा पहले से हम तय करेंगे। और किसी ने उसके साथ खिलवाड़ किया, किसी ने इधर उधर किया, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। हर परिवार में जहां नौकरी नहीं है उस परिवार में सरकारी नौकरी मिलेगी। प्रदेश में 2000 एकड़ की एजुकेशन सिटी और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, आपकी शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए। अगर आप अपना छोटा सा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, जो नौजवान है वो सुने, कुछ अपना बिजनेस करना चाहते हैं, गरीब परिवार से आते हो, पैसे नहीं है, 2 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। आज लाखों सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, इनमें नियुक्तियां की जाएंगी और खास विशेष आरक्षण बिहार के वासियों को मिलेंगे। 3 साल की जो डिग्री है आपकी, इसे आप 3 साल में खत्म करेंगे, आपको 6-7 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और आवासीय अंग्रेजी मॉडल विद्यालय बनवाएंगे। मेरी बहनें, मैं जानती हूं कि आपका सबसे ज्यादा संघर्ष आप करती हैं, इसीलिए जो जीविका दीदियां हैं, जो खूब काम करती हैं, खूब मेहनत करती हैं, उन्हें 30,000 रुपए प्रति माह मिलेगा और पक्की नौकरी दी जाएगी। प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी। विधवा और वृद्ध जनों का जो पेंशन है वो 1500 रुपए मिलेगा और हर वर्ष उसको 200 रुपए बढ़ाएंगे। मेरी बहनें, माई बहन मान योजना के तहत आपको 2500 रुपए प्रति माह सीधे आपके खाते में दिए जाएंगे। ये आपको हर महीने मिलेंगे। कर्नाटका में, तेलंगाना में महिलाओं को हर महीने पैसे मिल रहे हैं और उसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। आप अगर अपने आप को जनता को मजबूती देने का काम करना चाहते हैं तो आप महागठबंधन की सरकार लाइए। सरिता पासवान जी महागठबंधन की यहाँ की उम्मीदवार हैं, आप इनके हाथ मजबूत करिए, इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी, आप मजबूत होंगे और आपका एक उज्जवल भविष्य बनेगा। दिल्ली के कालकाजी क्षेत्र में आज आम आदमी पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार द्वारा यहां के मोहल्ला क्लिनिकों को बंद कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये क्लिनिक स्थानीय नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे, क्योंकि यहां मुफ्त दवाइयां, टेस्ट और डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिकों के बंद होने से लोगों को अब महंगी दवा और महंगा इलाज करवाने पर मजबूर होना होगा। 2 दिन पहले ऑर्डर आया है, दिल्ली के अंदर 31 मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने कुछ महीने पहले बंद कर दिए और अब 170 मोहल्ला क्लिनिक और बंद कर दिए। ये वाला मोहल्ला क्लिनिक भी बंद होने वाला है। ये भी बता रहे हैं 8-10 दिन के अंदर ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होने वाला है। ये इस रोड के कोने पे एक मोहल्ला क्लिनिक है जिसमें रोज के 150-200 बुजुर्ग लोग, गरीब लोग, आम लोग ये सोचते कि अगर प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएंगे, प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे, ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होने के बाद वो खर्चा होगा और किसको फायदा होगा? बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों को फायदा होगा। और हम अलग अलग मोहल्ला क्लिनिकों में अलग अलग दिन इसी तरीके से आवाज उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
भक्त